गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 हम आपको पिछली क्लास में पढ़ा रहे थे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल जिसे डीएनए कहते हैं। डीएनए की कोशिकाओं की स्थिति के बारे में हमने बताया था तथा पूर्व केंद्र की कोशिका तथा यू केंद्र का कोशिका बताए थे तथा डीएनए के प्रकार के बारे में भी हमने आपको दर्शाया। आज उसी के आगे हम पढ़ाएंगे जिसका नाम है डीएनए की रासायनिक संरचना। डीएनए की रासायनिक संरचना। डीएनए की रासायनिक संरचना यानी कि केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए यानी कि लिखेंगे डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। प्रत्येक डीएनए अणु तीन घटक अणुओं का बना होता है। घटक अणुओं का बना होता है जिसमें एक अणु फास्फेट समूह का, एक डीऑक्सीराइबोस का तथा एक नाइट्रोजनीय क्षारक का होता है नाइट्रोजनी क्षारकों के अतिरिक्त डीएनए की संरचना में शर्कराओं एवं फास्फेट समूहों की भी अत्यंत भूमिका होती है। न्यूक्लियोटाइड्स में मोनोसैकराइड पेंटोज शर्करा पाई जाती हैं जो संरचना के आधार पर डीऑक्सीराइबोस तथा राइबोस प्रकार की होती हैं। डीराइबोस तथा राइबोस प्रकार की होती हैं। तो देखिए आपने समझा कि डीएनए की संरचना किस प्रकार से होती है। तो अगली लाइन से फिर लिखेंगे, अभी आपका यही चल रहा है। लिखेंगे डीऑक्सीराइबोस शर्करा 5C वाली शर्करा होती है। इस तरीके से आप लिखेंगे 5C वाली शर्करा होती है जिसके दो कार्बन से ऑक्सीजन परमाणु निकल जाते हैं। जबकि राइबोस शर्करा में यह उपस्थित होते हैं। फास्फेट समूह 4 ऑक्सीजन परमाणु से घिरा फॉस्फेट समूह 4
ऑक्सीजन परमाणु से घिरा फास्फोरस होता है, फास्फोरस होता है। नाइट्रोजनी क्षारक हेडिंग डालेंगे नाइट्रोजनी क्षारक, इसके अंतर्गत डालेंगे नाइट्रोजनी क्षारक। तो लिखेंगे नाइट्रोजनी क्षारक में ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक क्षारक यौगिक होते हैं। ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं जिन्हें मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। नंबर एक प्यूरीन, नंबर एक प्यूरीन, नंबर एक प्यूरीन। लिख लीजिए सभी लोग। प्यूरीन क्या है जानेंगे। साइलेंट। एक प्यूरीन में लिखेंगे इनमें कार्बन तथा नाइट्रोजन से बने, इनमें कार्बन तथा नाइट्रोजन से बने दो चक्र होते हैं, इनमें कार्बन तथा नाइट्रोजन से बने दो चक्र होते हैं, एडोनीन तथा ग्वानीन, एडोनीन तथा ग्वानीन प्रमुख प्यूरीन है, ग्वानीन प्रमुख प्यूरीन है। ये 4 व 5 दोनों, ये 4 व 5 दोनों वलय निर्माण की संरचना में, दोनों वलय निर्माण की संरचना में संलग्न होते हैं, संरचना में संलग्न होते हैं। इस संपूर्ण संरचना को प्यूरीन वलय कहते हैं। इस संपूर्ण संरचना को प्यूरीन वलय कहते हैं। समझ में आ गया होगा सभी को कि प्यूरीन क्या है, यानी कि कार्बन तथा नाइट्रोजन से बने चक्र होते हैं तथा ग्वालीन इसमें प्रमुख प्यूरीन होती है। तो अगली हेडिंग इसी की है पिरामिडीन। सेकंड है पिरामिडीन। पिरामिडीन में लिखेंगे इनमें कार्बन तथा नाइट्रोजन से बना, इनमें कार्बन तथा नाइट्रोजन से बना केवल एक चक्र होता है, से बना केवल एक चक्र होता है। थाइमीन कॉमा यूरेसिल, थाइमीन तथा यूरेसिल कॉमा साइटोसिन, कॉमा साइटोसिन प्रमुख पिरामिडीन है, साइटोसिन प्रमुख पिरामिडीन है। साइटोसिन डीएनए तथा आरएनए दोनों में मिलता है, साइटोसिन डीएनए तथा आरएनए दोनों में मिलता है। जबकि थाइमीन डीएनए में मिलता है, जबकि थाइमीन डीएनए में मिलता है। आरएनए में थाइमीन के स्थान पर, आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है, यूरेसिल होता है जो
पिरामिडीन वलय से बने होते हैं, जो पिरामिडीन वलय से बने होते हैं। कार्बन परमाणुओं की जगह नाइट्रोजन परमाणु, कार्बन परमाणुओं की जगह नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। तो ये थी आपकी डीएनए की संरचना। अब इम्पॉर्टेंट हेडिंग पर चलते हैं, जो कि आप पिछली क्लास यानी कि हाई स्कूल में इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसका नाम है वाटसन एवं क्रिक मॉडल। तो हेडिंग डाल लीजिए वाटसन एवं क्रिक मॉडल। वाटसन एवं क्रिक मॉडल। वाटसन एवं क्रिक मॉडल लिख लीजिए वाटसन एंड क्रिक मॉडल। तो लिखेंगे विल्किंस कॉमा फ्रैंकलिन तथा विल्किंस कॉमा फ्रैंकलिन तथा एस्टबरी आदि ने एक्स किरण विवर्तन विधि से पता लगाया कि डीएनए में ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं परस्पर कुंडलित दशा में होती हैं। 1953 में जेडी वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के अवयवों को क्रम में व्यवस्थित करके डीएनए के अणु का एक द्विकुंडलित प्रतिरूप बनाया, जिसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए इसका डायग्राम तो बनवाएंगे, लेकिन पहले इसके बारे में लिख लें। अगली लाइन से लिखेंगे वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए द्विकुंडलित प्रतिरूप के मुख्य लक्षण। नंबर एक लिखेंगे डीएनए का प्रत्येक अणु दो कुंडलित पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। 2 कुंडलित पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला
श्रृंखलाओं का बना होता है। दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से सर्पिल क्रम में कुंडलित रहती हैं। सर्पिल क्रम में दक्षिणावर्त कुंडलित रहती हैं, जिनका व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। जिनका व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा लिखेंगे, प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फास्फेट समूह एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। इसी क्रम के द्वारा श्रृंखला का आधार बनता है। इन एस्टर बंधों को फास्फोडाइएस्टर बंध कहते हैं। नंबर 3 पॉइंट लिखेंगे, दोनों श्रृंखलाएं प्रति समांतर दशा में कुंडलित होती हैं। एक श्रृंखला में डाइएस्टर बंध 3 से 5 दिशा में तथा दूसरी श्रृंखला में 5 से 3 दिशा में होते हैं। 5 से 3 दिशा में होते हैं। अगला नंबर लिखेंगे, एक श्रृंखला के प्यूरीन दूसरी श्रृंखला के प्रिमिडीन से हाइड्रोजन अबंधों द्वारा जुड़े होते हैं। ए सदैव T से तथा C सदैव G से जुड़ा होता है। A सदैव P से तथा C सदैव G से जुड़ा होता है। अगले नंबर लिखेंगे, एडेनिन व थाइमिन के मध्य 2 हाइड्रोजन आबंध A इक्वल T, ब्रैकेट में लिखेंगे A इक्वल T, यानी कि A डबल बॉन्ड T तथा साइटोसिन व ग्वानिन के मध्य 3 हाइड्रोजन आबंध ब्रैकेट में लिखेंगे C इक्वल टू G। इस तरीके से होते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, एक ही श्रृंखला के किन्हीं 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है।
होती है। अगला पॉइंट, एक चक्रण में 10 न्यूक्लियोटाइड्स के जोड़े होते हैं। एक चक्रण में 10 न्यूक्लियोटाइड्स के जोड़े होते हैं। अगला पॉइंट, डीएनए अम्लीय होता है। डीएनए अम्लीय होता है जिससे धनावेशित हिस्टोन प्रोटीन्स जुड़े रहते हैं। डीएनए अम्लीय होता है जिससे धनावेशित हिस्टोन प्रोटीन्स जुड़े होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट लिखेंगे, बी डीएनए के कुछ विशिष्ट खंड, बी डीएनए के कुछ विशिष्ट खंड केवल द्रव में जल की कमी से ए डीएनए में बदल जाते हैं। यानी ये किसमें बदल गए? ए डीएनए में बदल जाते हैं। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया वाटसन एवं क्रिक मॉडल। इसका जो फिगर है वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।